बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सरवदनाज, बॉटनी की लेक्चरर। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर की बॉटनी की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ रिक्वायर्ड होती है और एटीपी का एनर्जी करेंसी के तौर पे रोल कैसा होता है और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो एनर्जी प्रोसेसिंग प्रोसेस कैसे होते हैं। क्या हमने कभी गौर किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहाँ कहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? वैसे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रोसेस में होती है, लेकिन अमूमन मैक्रोमोलिक्यूल्स बनने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। जैसे कि अमाइनो एसिड में आप देख सकते हैं, अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स तैयार कर लेते हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड ये मिलके क्रोमोसोम्स बनाते हैं और मोनोसेक्राइड्स बहुत सारे मिलके स्टार्च का मॉलिक्यूल तैयार कर सकते हैं और इसी तरह फैटी एसिड्स मिलके फैट के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसके अलावा एनर्जी प्रोटीन सिंथेसिस में भी रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि डीएनए से आरएनए तैयार होता है, जो ये वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से पूरा प्रोसेस होते हुए प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। इन दोनों प्रोसेस में तवानाई यूज होती है। इसी तरह सेल में कुछ चार्ज आयंस होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो सकते, ना ही अंदर आ सकते हैं ना ही बाहर जा सकते हैं। तो फिर सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल के अंदर जो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इन आयंस को या तो अंदर या बाहर ट्रांसफर होने में मदद देते हैं। इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है और लाइट एनर्जी से कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। सन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। इस दौरान एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है प्लांट्स में और कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। और प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉप से फिर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोरस में, ठीक है। हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो रैबिट जैसा के, तो रैबिट जब इन प्लांट्स पे डिपेंड फीड करते हैं तो इस दौरान कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है और कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है रैबिट में। फिर इन रैबिट को खाते हैं स्नेक्स। स्नेक क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, यानी कार्निवोरस है। ये जो है जब रैबिट को खाते हैं तो कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है और कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरीके से स्नेक को खाते हैं ईगल यानी टर्शरी कंज्यूमर, तो इस दौरान भी कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाती है और कुछ एनर्जी ईगल में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और लाइट एनर्जी से कन्वर्ट हो चुकी है वो केमिकल एनर्जी में। बायो एनर्जेटिक्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कैप्चरिंग ऑफ एनर्जी होती है और फिर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जा रही थी और उसका यूटिलाइजेशन डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो होता है, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये मिलके क्या कहलाते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। यानी पहले कैप्चर होती है एनर्जी, फिर वो तब्दील हो जाती है दूसरी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, फिर वो इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। सेल्स में जहाँ तवानाई की ज़रूरत होती है वहाँ एटीपी ज़रूर यूटिलाइज होता है। अब सवाल ये होता है कि एटीपी किस चीज़ का एब्रीवेशन है? एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये असल में एनर्जी करेंसी होता है सेल्स का। एटीपी मॉलिक्यूल बनता कैसे है? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एटीपी जो है असल में ये न्यूक्लियोटाइड है और न्यूक्लियोटाइड किन चीज़ों से मिलके बनता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है। अब आप
एटीपी का मॉलिक्यूल देख लो, एटीपी का मॉलिक्यूल भी असल में न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ये एडेनिन, राइबोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनता है। अब हमें इसे न्यूक्लियोटाइड कैसे कह रहे हैं? एडेनिन जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, राइट? तो इसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन शामिल होता है और राइबोस शुगर शामिल होता है और फॉस्फेट के 3 ग्रुप साथ अटैच होते हैं, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोटाइड होता है। और हम इसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैसे कह रहे हैं? एडेनिन और राइबोस ये दोनों जब साथ अटैच होते हैं तो इसको कहते हैं एडिनोसिन। क्योंकि 3 फॉस्फेट के ग्रुप शामिल हैं इसलिए आप कह रहे हैं ट्राइफॉस्फेट, राइट? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब होता है इसमें एडेनिन, राइबोस और 3 फॉस्फेट ग्रुप शामिल हैं। एटीपी के 3 फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान हाई एनर्जी बाउंडिंग होती है। इसके तीसरे बाउंड के दरमियान आप देख सकते हैं कि वेवी बाउंडिंग है। ये शो कर रही है कि ये अनस्टेबल बाउंडिंग है, जिसके ब्रेक होने की वजह से एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से अलग हो जाता है और बनाता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। पहले ये था ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट के ग्रुप थे, बाद में रह जाते हैं 2 फॉस्फेट के ग्रुप, जिसकी वजह से वर्ड यूज होता है डाइफॉस्फेट, ठीक है? और एक फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाता है, उसके रिजल्ट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो तकरीबन होती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चार्ज मॉलिक्यूल होता है, जबकि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है लो एनर्जी मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू एटीपी। जब एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में, यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक होके बनाता है एडेनिन डाइफॉस्फेट और रिलीज करता है एक फॉस्फेट ग्रुप का, तो इसके साथ ही एनर्जी रिलीज हो रही होती है, यानी ये रिएक्शन तब क्या कहलाता है? एक्सोगोनिक रिएक्शन, ठीक है? जब एनर्जी रिलीज होती है तो रिएक्शंस कहलाते हैं एक्सोगोनिक रिएक्शन, ठीक है? फिर ये एडीपी जब एनर्जी के साथ मिलता है और फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होते हैं और ये इसके रिजल्ट में बनाते हैं एडेनिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। एडीपी से एटीपी बनता है, तो उस रिएक्शंस को कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन। इस दौरान एनर्जी यूज होती है, यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है? तो एटीपी जो है ये मीडिएटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी एक तरफ ये एनर्जी जहाँ रिलीज होती है तो दूसरे रिएक्शन में वही एनर्जी को वो यूटिलाइज करता है। अब जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं एक्सागोनिक। इसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही होती है उसको यूटिलाइज कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड जब कंबाइन होते हैं और बनाते हैं मिलकर प्रोटीन के मॉलिक्यूल को, तो उस दौरान एनर्जी यही वाली यूटिलाइज हो जाती है और इस रिएक्शंस को कहते हैं एंडागोनिक रिएक्शंस। इन शॉर्ट हम एटीपी के रोल को समराइज कर सकते हैं कि एटीपी एक्ट एज मीडिएटर, यानी ये कैपेबल है एनर्जी रिसीविंग, एक रिएक्शन से रिसीव करता है और फिर वही एनर्जी दूसरे रिएक्शन में ट्रांसफर करता है। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने अभी बताया लास्ट स्लाइड में कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में जो है एटीपी यूटिलाइज होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल्स, ठीक है? और इसी तरह ये रोल अहम प्ले करता है एंडागोनिक रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल प्रोटीन के सिंथेसिस में, लिपिड की और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की में यूटिलाइज होता है। इसी तरीके से ये अहम किरदार अदा करते हैं एक्सागोनिक रिएक्शंस में, फॉर एग्जांपल एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो अहम प्रोसेस है जिसके दौरान ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलकर बनाते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज।
और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इस दौरान लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन टूटते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इस ये प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इस प्रोसेस के दौरान केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। यही प्रोसेस को हम इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के कंबाइन होते हैं लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और बनाते हैं ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। ठीक है, यानी इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और ग्लूकोज ये टूटते हैं और बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मॉलिक्यूल वाटर के। और इसमें जो है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में। आई होप आपको बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।